आसमान से बरसता पानी और पंजाब के लोगों के लिए इस वक्त आफत बन गया है। 15 लाख से ज्यादा लोगों का हाल बेहाल है, लेकिन यह हालत सिर्फ पंजाब की नहीं है। दिल्ली, हरियाणा या फिर यूं कहें कि पूरे उत्तर भारत में बारिश से तबाही मची हुई है। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है। कई इलाकों में पानी भर गया है। मैदान, पहाड़, सब जगह बादल फटने, बारिश होने से कोहराम मचा हुआ है। जम्मू में तो वैष्णो देवी की यात्रा तक रोक दी गई है। जो बरसात सुकून देती थी वही अब आफत बन गई है। पानी का सैलाब, पेड़, घर, इंसान जो भी सामने आ रहा है, सबको तिनके की तरह बहक के ले जा रहा है। और इस जल प्रलय से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। खाने पीने की कमी हो रही है। लोग गंदा पानी पीने और दूषित खाना खाने को मजबूर हैं। नतीजा, लोगों की सेहत पर खतरा बढ़ गया है। वायरल फीवर, आई इन्फेक्शन, कमजोर इम्यूनिटी, हेपेटाइटिस, डायरिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। और सिर्फ यही नहीं है, बरसात के चलते मौसम में छाई नमी से सांस के मरीजों की आफत भी बढ़ जाती है। खासकर जो लोग अस्थमा से परेशान हैं, वो चाहकर भी बारिश का मजा नहीं ले सकते, क्योंकि अमित, नमी से कब एलर्जी ट्रिगर कर जाती है पता ही नहीं चलता। और फिर दिक्कत होती है सांस लेने में। नली में सूजन हो जाती है, सीने में जकड़न जैसी दिक्कतें बढ़ जाती हैं, लंग्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती और नतीजा सांस फिर फूलने लगती है। और इसीलिए जिन जिन को फेफड़ों की जुड़ी कोई भी परेशानी है, वो मानसून में खास तौर पर अपना ख्याल रखें, क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही से अस्पताल जाने की नौबत आ सकती है। खासकर तब जब स्टडी ये कहती हो कि सीओपीडी से मौत के मामले पिछले 8 साल में 9 गुना बढ़ गए। तो चलिए योग गुरु की शरण में चलते हैं। एस्थमा, सीओपीडी, फाइब्रोसिस के साथ साथ लंग्स की जो तमाम बीमारियां हैं, उन्हें कैसे दूर किया जाए, इस मौसम में अपने आप को कैसे स्वस्थ रखा जाए, उपाय जानते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम मेरी बहन ज्योत्सना जी, अमित जी। और देखो, यहाँ तो नाव चल रही है तालाब में, लेकिन खेतों में नाव चल रही है, सड़कों पर नाव चल रही है। पंजाब में, दिल्ली में हालात बहुत ख़राब हो गए। और कल 12 बजे तक हमारी मुख्यमंत्री बहन रेखा जी मीटिंग लेती रही। हमारे भाई परवेश वर्मा जी और लंबे लंबे श्वासों के साथ हमारे कपिल मिश्रा जी, सारे कैबिनेट मिनिस्टर, कि भाई कैसे ये जो बाढ़ की आफत है, जल भराव की आफत है, और इससे फिर जो बढ़ रही बीमारियां हैं और अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, और ख़ास करके जैसे आपने भी कहा, इसमें लंग के जो पेशेंट हैं, अर्थराइटिस के पेशेंट हैं, उनकी आफत, उनकी मुसीबत तो और अधिक बढ़ जाती है। तो एक तो 10 बार से शुरू करके ऐसे 100 बार तक ये करना है। इसका अभ्यास ना जो 100 बार तक कर लेंगे ना, ये ऐसे अब आदत तो डालनी पड़ेगी। पहले ही दिन 10 बार तो हो जाता है, और 10-10 बार करके भी यदि 10 राउंड में भी 100 बार ऐसे कर लिया तो सुपर इम्यूनिटी तैयार हो जाती है। तो ये लॉन्गिविटी योग है, ये पावर योग है, ये इम्यूनिटी योग है, ये सेल्फ डिसिप्लिन के लिए योग है, ये सेल्फ हीलिंग के लिए योग है। लंबे लंबे श्वासों के साथ ये आत्म सुरक्षा के लिए, आत्मरक्षण के लिए, आत्मोपचार, आत्म साक्षात्कार के लिए ऐसे। और फास्ट करें तो यूं ऐसे ऐसे, थोड़ा अभ्यास के लिए अपने आप को पहले तैयार तो करना पड़ेगा। धीरे धीरे फिर आप इसमें समर्थ हो जाएंगे। एक तो ये, दूसरा जो कर सके कम से कम 2 अभ्यास तो हम जॉगिंग के रोज ही करवा देते हैं। एक ऐसे, और दूसरा ये, और फिर जो सूर्य नमस्कार कर सके तो फिर तो बात ही क्या है। तो भुजंगासन, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक या तीव्र गति से प्राणायाम, किसी भी एक योग का आश्रय लेकर के योग की घनघोर तप में आपको
तपाया करें। और जैसे इस तप में आपको तपा लेते हैं ना, फिर उनके जीवन में रोग नहीं आते, रोग उनको नहीं सताते। जी स्वामी। ऐसे 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 ये ऐसे ऐसे ये। तो सूर्य नमस्कार, दंड बैठक या भुजंगासन, ये तो रोज की दिनचर्या है। और जिनको कफ कोल्ड है उनके लिए प्राणायाम परम औषधि है। और भुजंगासन के साथ साथ ये उष्ट्रासन, ये तो लगी हुई है। बैठ जाओ जी। हाँ, खड़ा कर दिया। स्वामी जी, ये रोग ना सताएं उसके लिए योग रूपी तप करना पड़ेगा। मेरी बहन, और मॉनसून का ये मौसम जो सुकून देता है वो कई बार लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता है। अब ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये बरसात की जो आफत लोगों पर पड़ रही है, उसने ना सिर्फ लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, बल्कि बाढ़ बारिश की वजह से पूरा इलाका बहुत ज़्यादा प्रभावित है। घर प्रभावित हैं, फसलें, गाड़ियाँ, सबको नुकसान पहुँचा है। और यही बाढ़ बारिश और इस मौसम में पनपने वाले जो बैक्टीरियाज हैं वो खाने में भी पहुंच रहे हैं और बीमारियों का खतरा बढ़ा रहे हैं। ऐसे में स्वामी जी, सबसे ज़रूरी है इम्यूनिटी को मजबूत रखना, ताकि 100 तरह की बीमारियों, इन्फेक्शन, एलर्जी के अटैक को बेअसर किया जा सके। तो इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, उसके लिए क्या क्या करने की ज़रूरत है? एक तो योगिक जोगिंग बताया, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, जो सुबरू का पावर योग है ना 5 मिनट का, ये 5 मिनट का पावर योग आपको 100 साल तक की लंबी आयु, इसको मैंने कल नाम दिया था शतायु योग। क्या बोला बोलो? शतायु योग, दीर्घायु योग, ऐसे। और फिर इसमें ये प्राणायाम थोड़ा वेग पूर्वक, देखो ऐसे, सुबह सुबह अपनी धोकनी चला लिया करें, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गी। जिनको गले थायराइड की प्रॉब्लम है, टॉन्सिल है, गला खराब हो जाता है बार बार, ये होल्ड करके आधा से 1 मिनट रखना, दाया नाक बंद करके भरवाई से छोड़ना। और बाह्य प्राणायाम तो ऊर्ध्व रेता बना देता है। और जीवक ऋष्वक रिद्धि वृद्धि, मेधा महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, अश्वगंधा, शतावर, विदारिकंद, वराहीकंद, सफ़ेद मूसली, ये ऐसी चीज़ें हैं। गिलोय, हमने इससे इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट भटी, इम्यूनोग्रिट गोल्ड बनाया। ये सुबह सुबह उठ करके ले लें। 1 गोली इम्यूनोग्रिट गोल्ड, इम्यूनोग्रिट भटी, इम्यूनोग्रिट पाउडर 1 चम्मच, या आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोंदन और कहानी सुबह सुबह पी ले। और ये जो गाय का घी है ना, 1 चम्मच सुबह सुबह खा ले, इम्यूनिटी ऐसे ज़बरदस्त हो जाएगी। गेहूँ चावल की जगह मिलेट्स का इस्तेमाल करें। छोटे छोटे परिवर्तन जिंदगी में लेके आए, जो बन सके तो बाह्य प्राणायाम भी कर देखो। ऐसे ये हमें ऊर्ध्व रेता बनाता बाह्य प्राणायाम। हमारी ऊर्जा का क्षरण हो रहा है। सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक मेडिसिन, सिंथेटिक विटामिन, सिंथेटिक कपड़े, जूते, चप्पल, योगा मैट, सब कुछ हमारे फ्लोर, हमारे घरों की दीवारों पर लगे हुए पेंट सब सिंथेटिक है। इसलिए कल देश के प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, आपने भी पूरा दिखाया, मैंने तो इंडिया टीवी पर ही देखा, प्रधानमंत्री जी लाइव आ रहे थे, बता रहे थे कि भाई स्वदेशी को अपनाओ, अपने घरों में स्वदेशी का बोर्ड लगाओ कि ये घर पूर्ण स्वदेशी का प्रयोग करता है। अपनी दुकानों में स्वदेशी का बोर्ड लगाओ, स्वदेशी को अपनाओ। सुबह से शाम तक एक लिस्ट बनाओ कि आपकी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ों को आप प्रयोग कर रहे हो और उनमें से कौन सी विदेशी चीज़ें, क्योंकि विदेशी कंपनियों ने इस देश के भलाई के लिए, चाहे यूनिलीवर हो, चाहे कोलगेट हो, चाहे पेप्सोडेंट हो, माफ़ करना,
हमको नाम लेना पड़ रहा है। किसी भी विदेशी कंपनी, कोका कोला ने, पेप्सी ने, केएफसी ने, मैकडॉनल्ड्स ने, किसने क्या हित किया है देश का, सिवा तबाही और बर्बादी के अलावा? हेल्थ वेल्थ सब कुछ नष्ट हो गया। इतना महान देश रोगी दुखी दरिद्र हो गया। इसको स्वस्थ समृद्ध संगठित परम वैभवशाली बनाने के लिए एक तो योग, और फिर इसमें व्यायाम प्राणायाम के साथ आसन भी थोड़ा लंबा करना, और ये स्वदेशी का गौरव जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, गुरुजन हैं, शिक्षक है, वरिष्ठ नागरिक है, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो देखते हैं कि भाई इन जो भी हम कर रहे हैं इसका दूरगामी परिणाम क्या है, इससे अवगत रहेंगे। यदि पेड़ न काटते, अंधाधुंध विकास न करते, सुप्रीम कोर्ट ने कल ही टिप्पणी की, तो ये हालात न बनती। मानव जनित जो विकास के ये जो प्रयास हैं, इनमें कहीं ना कहीं जो भूल चूक हो रही है उन्हें हमें ठीक करने की ज़रूरत है। बाकी तो देखो, चाहे वो बाढ़ उत्तराखंड में हो, हिमाचल में हो, दिल्ली में हो और पंजाब में, तो इतनी तबाही मचाई है। वैसे तो पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी तबाही मची है, लेकिन पंजाब में अपने ही देश के लाखों लोग अपने गांव, अपने घर छोड़ करके जो है शरणार्थी शिविरों में रह रहे। बहुत खतरनाक स्थिति है। और जो एक मेंटल ट्रॉमा है ना, वो अलग है। देखो योग मुद्रासन भी दो तरह से ऐसे हथेली पर हथेली रख करके, मुट्ठी बांध करके ऐसे जब झुकते हैं ना, ऐसे, फिर ये हथेलियाँ ऐसे, हथेली पर हथेली, और ये मुट्ठियाँ ऐसे एड़ियों पर आ जाती है। और जब सांस बाहर छोड़ के आगे झुकते हैं ना, और फिर यूं टिकाते हैं थोड़ी ज़मीन पर। इसके लिए थोड़ा पेट हल्का करना पड़ेगा। ये चटोरी जीभ ने सबके पेट, सबकी कमर, सबका शरीर, इसने बहुत बुरे हालात में पहुंचा रखा है एकदम। तो ये करना तो पड़ेगा। मंडूकासन, योग मुद्रासन, ऐसे। जी मेरे भाई, आप तो किसी भी मुद्रा में हो, किसी भी आसन में हो, सांस आप ले ही लेते हैं स्वामी जी। कई बार तो हमें भी सोचना पड़ता है कि कुछ ऐसे पोजीशंस होते हैं आसन में, उसमें सांस कैसे ले। आप तो बोलते नहीं, संवाद चलता है आपका, लेकिन ये सांस जो है स्वामी जी, इन दिनों इस मौसम में कई बार कुछ लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल बन जाती है लेना, क्योंकि नमी की वजह से खासतौर पे सांस के जो मरीज हैं वो काफ़ी तकलीफ में रहते हैं, बढ़ जाती है उनकी ये तकलीफ, रेस्पिरेटरी ट्रैक में सूजन बढ़ जाती है। ऐसे में स्वामी जी, जो एस्थमा पेशेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की उनको ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे में डैम्प मौसम में उनकी सांस इनहेलर के सहारे चलती है। और स्वामी जी, प्राणायाम तो शो के सबसे आखिरी पड़ाव में हम लोग लेकर जाएंगे, मतलब दूसरे पड़ाव में भी आ जाएंगे, लेकिन इस बीच जो एस्थमेटिक लोग हैं अपने लंग्स को और मजबूत करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं स्वामी जी, प्राणायाम के अलावा? प्राणायाम तो हम आगे बताएंगे। एक तो व्यायाम भी, आसन भी प्राणायाम के साथ करें, और प्राणायाम सघन रूप से अलग से भी करें, और सांसों की इमरजेंसी, सांसों पर कोई बंदिश ना लग जाए, सांसें कहीं चलते चलते रुक न जाए। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, प्रभु का तू नाम जप ले, सुबह शाम योग कर ले। क्या भरोसा सांसें कब रुक जाए, इसलिए ये तो करना ही पड़ेगा। और फिर स्वासारी खाने के बाद ब्रोनकोम खाली पेट ले लें। स्वासारी को आती है मुलठी दालचीनी का काढ़ा बना करके पी लें, पानी की जगह वही पी लें। और घर में सबके होता है ना, देखो काली मिर्च है, मुलठी है, तुलसी है, हा? ये इसको काली मिर्च, मुलठी, तुलसी, हल्दी, इसको मुंह में डाल के थोड़ा चूस ले। और जब कफ बढ़ जाए ना, तब गेहूँ चावल सब खाना पीना बंद करके ये खजूर, ये भुना हुआ चना और उबला हुआ सेव, अनार और पपीता, बस यही डाइट में लें। कुछ लोग ना जब कफ बढ़ जाता है तो भी खाने पीने में जो है बड़ी लापरवाही करते हैं। ऐसे ही सामान्य ठंडा पानी पी लेते हैं, थोड़ा घी तेल भी खा लेते हैं, गेहूँ चावल आदि भी खा लेते हैं। वही जो भी खाते हैं, ठंडा पानी भी जा कर के कफ बन जाता है।
बड़ी खराब हालत होती है। जब कफ बढ़े तो याद रखना ठंडा पानी भी नहीं पीना, घी चिकनाई तो कतई नहीं लेना, जो अभी डाइट बताई इतने ही लेना। जब वात बढ़ जाए तो खटाई कभी मत लेना, भारी चीज़ें कभी। जब पित्त बढ़ जाए तो गर्म चीज़ें मिर्च मसाले कभी नहीं लेना। जब शुगर बढ़ जाए तो जैसे चीनी नहीं लेते, बीपी ज़्यादा बढ़ जाए तो नमक बहुत कम कर देते हैं। ऐसे ही जब वेट कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब घी और तमाम तरह के भारी भरकम हैवी चीज़ें बंद कर देते हैं। ऐसे परहेज़ तो करना चाहिए। तो ऐसे रोज़ मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक के आसन भी कराते हैं। और सासरी ब्रोनकुम के साथ जब ये चने के आटे की, सत्तू की या चने के आटे की रोटी बना ले, उसको बच्चों को बालप्रास से बड़ों के च्यवनप्राश से इसका पूरा उसका ब्रेड के ऊपर, रोटी के ऊपर लगा करके फिर खाएं ना, तो वो आहार औषधि बन जाता है। और सुबह सुबह उठ करके शंख बजाया करें। ऐसे लंबा शंख बजाते हैं ना, सुबह सुबह घर में शंख बजाया करो ऐसे। ये बड़ा जोरदार है। इससे आपके लंग की कैपेसिटी बढ़ती है, वातावरण पवित्र हो जाता है, चारों तरफ से पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो ऐसे छोटे छोटे इनिशिएटिव लेने चाहिए। और जब कई बार कफ कोल्ड ज़्यादा बढ़ जाता है, गला ज़्यादा खराब हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो गिलोय घरवटी, सोदर्शन घरवटी, जोरना सकवटी, फीवोग्रिट या टाइफाइड हो तो टाइफोग्रिट घर में रखना चाहिए। और गिलोय तुलसी तो घर में लगाना चाहिए। आजकल डेंगू हो जाता है तो गिलोय, एलोवेरा, वीटग्रास, ये पपीते के पत्तों का रस, ये हम अनार, ये सब जूस पिलाते हैं। 5 या 10 हज़ार तक लेट आ जाए तो 2-3 लाख हो जाता है 2-3 दिन के अंदर ही। हर दिन में 25-50 हज़ार बढ़ जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, हम रोज़ लोगों को जगाते हैं कि भाई जागो, अपनी प्रकृति, अपनी संस्कृति, इसको जीना शुरू कर दो। अब अपनी इम्यूनिटी को अच्छा करने के लिए अश्वगंधा और शतावर तो हर घर में होना चाहिए। तो 1-1 ग्राम लेते रहो, जिनकी ज़्यादा कम हो जाएगी तो 2-2 ग्राम ले लो। इम्यूनिटी फर्स्ट क्लास रहेगी। अपने घर का तेल बदल दो, रिफाइंड ऑयल की जगह तिल का तेल, सरसों का तेल, ऐसे घी में गाय का घी, मिलेट्स आटे में, मसालों में सिंपल मसाले, ये जो बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रकार के मसाले, छोला मसाले और पता नहीं क्या क्या मसाले, ये मसाले वो मसाले, ये मसाले बड़े बहुत ज़्यादा मसाले, थोड़े मसाले इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, ज़्यादा मसाले इम्यूनिटी को घटा देते हैं। तो चेंज लाएं थोड़ा लाइफ में। एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, 2 बार ही खाएं। सुबह का नाश्ता तो ऐसे फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट, अनार, पपीता, सेव, भिगोए हुए ड्राई फ्रूट, अंकुरित, ऐसे थोड़ा चेंज लेकर के आए। बहुत ज़्यादा खा करके कुछ तो सुबह ही भाखड़ी, खाखरा और सुबह सुबह ही जलेबी, समोसा, पकोड़े सकोड़े सुबह से ही पेलना शुरू कर देते हैं। पराठे, और वो भी कुछ तो इतने खाऊ है, एक मूली का पराठा, एक गोभी का पराठा, एक मटर का पराठा, और 5 पराठे खा गया। 5 मिनट कपाल भाती किया, बाकी पराठा भाती में। मैंने कहा क्यों कर रहा है कपाल भाती? बोले पराठा भाती अच्छी होगी। तो कुछ लोग पराठा खाने के, पराठा भाती करने के लिए कपाल भाती करते हैं। हाँ, योग इसलिए करते हैं कि भोग अच्छे से कर सके। ऐसे ऐसे भोगी भी योगी हो गए। चलो कुछ तो हुआ। स्वामी जी ठीक कह रहे हैं आप। पराठा भाती कम, कपाल भाती ज्यादा करने की जरूरत है। प्रकृति के अंग संग रहेंगे तो शरीर के अंदर की प्रकृति भी और जो बायोलॉजिकल एनर्जीज हैं वो भी बैलेंस रहेंगी। स्वामी जी, एस्थमा पेशेंट्स को अपनी हिफाजत खासकर इस मौसम में कैसे रखनी है वो तो आपने बता दिया, लेकिन एस्थमा का रोग लगे ही ना, उसके लिए क्या उपाय करने की जरूरत है? उसके लिए उपाय यह है कि रोज या तो जो बच्चे हैं, जवान है, दौड़ लगाए। अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक को जो 2400 किलोमीटर लंबा है उसको ठीक करने के लिए आपको 5 से 10 मिनट की ब्रीदिंग ज़रूरी है। जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 5 से 6 घंटे की नींद, वैसे आलसी लोग तो 7-8 घंटे भी सोते रहते हैं। जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 5-6 घंटे की नींद ज़रूरी है, 2 बार का सात्विक पौष्टिक आहार ज़रूरी है,
और जीवन में संयम ज़रूरी है, हैप्पीनेस ज़रूरी है, ऐसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम और उसके साथ जुड़ा हुआ 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी सिस्टम, उससे जुड़ी हुई पूरी इम्यूनिटी। तो 5 मिनट कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, चाहे दौड़ के कर लो, चाहे प्राणायाम करके कर लो, चाहे कोई भी व्यायाम करके कर लो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। और बचपन से ही जिनकी कफ की प्रकृति है उनको आहार में जो श्लेष्मा वाली, चिकनाई वाली चीज़ें हैं उनको अवॉइड करना ज़रूरी है। कफ वालों को श्लेष्मा वाली, पित्त वालों को गर्म चीज़ें और वात वालों को खट्टी चीज़ों का परहेज बहुत ज़रूरी है। इस थोड़ी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें ये। और फिर देखो, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का अटैक उन पर बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए उनको अपनी इम्यूनिटी अच्छा रखने के लिए मैंने प्रारंभ में भी कहा, चाहे वो अश्वगंधा शतावर ले ले, चाहे गिलोय ले ले, चाहे वो इम्यूनोग्रिट पाउडर वटी या इम्यूनोग्रिट गोल्ड ले लें, या च्यवनप्राश खा लें। हर ऋतु में खाया जा सकता है, बच्चों को बालप्राश खिला दें। ऐसे अपनी इम्यूनिटी को भी अच्छा रखें। नहीं तो जिनकी कफ की प्रकृति होती है उनके ऊपर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, अलग अलग प्रकार के पैथोजेंस, ये जो रोगाणु हैं, इनका आक्रमण बहुत जल्दी होता है। और अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए बैठ के, जैसे मंडूकासन, गोमुखासन बताए थे, लेट करके मरकटासन, पवन मुक्तासन, ये बहुत ज़रूरी है। तो कम से कम 5 आसन और कम से कम 5 प्राणायाम करें। और 5-7 बातें जो छोटी छोटी अभी बता रहे थे, अपने नाश्ते में, भोजन में, अपने मसालों में, अपने खाने में, चपाती में, मैंने क्या क्या चेंज लाने, ये छोटे छोटे चेंज ले आएंगे तो ज़िंदगी बहुत अच्छी चलेगी। ये छोटे छोटे इनिशिएटिव हमें बहुत आगे लेके जाएंगे। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। और स्वामी जी देखो ये भी बड़ा अच्छा है, लंग के लिए भी, गले के लिए भी, थायराइड के लिए भी। जी आपने छोटी छोटी बातों का जिक्र किया, उसमें से एक बहुत छोटी सी बात है, बारिश के दौरान घर के अंदर जो नमी हो जाती है उसके चलते भी एलर्जी का खतरा बढ़ जाता है। और कई बार हम इस बात को ध्यान भी नहीं देते, कई बार तो खांसी भी नहीं निकलती है और जो सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। और कई बार देखा है स्वामी जी, किसी को छींक आनी शुरू होती है तो छींक आए जा रही है और पता नहीं लग रहा है कि किस वजह से छींक आ रही है, बाद में पता लगता है ये तो एलर्जी की वजह से। तो स्वामी जी, ये कंडीशन क्या है और ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए, लोग क्या करें कि ये एलर्जी से उनको ये मुक्ति देखो, मिले? घरों में जो सीलन है ना जी, घरों की 4-5 चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है। तो किसी की छत में, किसी की दीवारों में, किसी के तो फ्लोर में ही नमी रहती है, वो पानी नीचे से फ्लोर में आ जाता है। तो फ्लोर की नमी, दीवारों की नमी, छत की नमी, फिर घर में बेडशीट से लेकर के, पर्दों से लेकर के, कोई भी छोटा मोटा कालीन है या जो कपड़े भी हैं, जो गद्दे हैं, तकिए हैं, उनके अंदर भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और उनकी जो नमी है वो इसको और बढ़ा देती है। और घरों में गोनाइल की जगह लोग फिनाइल ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। फिनाइल छोड़ो, गोनाइल अपनाएं। तो जितने भी ये सिंथेटिक साफ सफाई के तौर तरीके हैं ना, ये भी इस चीज़ को और बढ़ा देते हैं। तो जो कर सके वो तो ये सर्वांगासन, हलासन भी पूरा कर लेना। बाकी तो अर्धलासन, पादवृत्तासन रोज़ थोड़ा थोड़ा हम करवा ही देते हैं। अपने आपको कैसे मेंटेन करना है, सेल्फ मेंटेनेंस के लिए सुबह से शाम तक बहुत टूट फूट होती है, उसके लिए एक बार सुबह हम पूरा रिपेयर करके भेज देते हैं, फिर अगले दिन सुबह फिर रिपेयर कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें, इनका ध्यान रखना है। अर्थात फिर घरों में नमी आए तो क्या करें, तो फिर कहीं से यदि पानी की लीकेज है तो उसको ठीक करें। कई जगह की तो ईंटें ठीक नहीं होती, कई जगह घरों का प्लास्टर ही ठीक नहीं होता है, तो आपको प्लास्टर भी तोड़वा करके जो है दोबारा कराना पड़े। तो अब तो जीएसटी कम कर दिया है मोदी साहब ने, अब अगले महीने से आपकी सेविंग होनी शुरू हो जाएगी। तो थोड़ा सा पैसा खर्च कीजिए, दोबारा प्लास्टर करना पड़े तो कीजिए। अपने घर के फ्लोर को क्लीन रखिए, अपने घर के गद्दे, तकिए, पर्दे, इनको क्लीन रखिए। और अपने घर का, जैसे मैंने कहा ना, मसाला, अपने तेल, अपना अनाज, इसको थोड़ा बदलिए, अपनी थोड़ी आदतें बदलिए। योगाभ्यास को अपने आदतों में शुमार कीजिए। ऐसे छोटे छोटे परिवर्तन करेंगे, उससे निश्चित रूप से बदलाव आएगा। और नमी के मौसम में ये जो लोगों की तबीयत बिगड़ती है,
और इससे एलर्जी छीकम छीक रहते हैं, तो उसके लिए जलनेति, सूत्रनेति और अणु तेल का नस्य बड़ा अच्छा काम करता है। जलनेति, सूत्रनेति, अणु तेल का नस्य बड़ा अच्छा काम करता है। 5 बादाम, 5 काली मिर्च धीरे धीरे मुंह में चबा लें। नाक जिनके बंद है एकदम खुल जाते हैं। अथवा सरसों का तेल ही नाक में डाल लें जिनको अणु तेल उपलब्ध नहीं है। बाकी तो अणु तेल मिल ही जाता पतंजलि के, तो अब 20,000 से ज्यादा। स्वामी जी, तो आपने अपने साफ सेंटर सफाई की बाकी बात भी की, बरसातों के इस बड़े-बड़े मौसम में आयुर्वेद के क्योंकि मेडिकल बैक्टीरिया स्टोर और आदि पर हमने रखा हुआ है। वायरस का खतरा भी जी, बहुत बिल्कुल। बढ़ जाता है, तो क्या घर में नमक का पोछा लगाया जा सकता है? हाँ, तो ये सबसे अच्छा है। ये आपने घरेलू उपाय बता दिया। नमक, थोड़ा नीम, इसको पानी में उबाल ले थोड़ा सा, और फिर जो है इसका पोछा लगा ले। नहीं तो गोनाइल सबसे अच्छा है ना। तो ऐसे कुछ घरेलू चीज़ों का, नमक है, फिटकरी है, हल्दी है, ये सब, नीम है, ये सब, और उनका धुआं भी कर ले, इसका पोछा भी लगा ले। और नीम का तो धुआं भी, नीम गूगल का धुआं पहले किया करते थे धूनी, और वो सब जो है वो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को किल करने में उनका मोक्ष कर देती है, और हमें इन बड़े संकटों से ये चीज़ें बचा लेती है। जी स्वामी तो जी। स्वामी जी, ये जो बरसातों का मौसम है, पड़ेंगे। इसमें ऐसा क्यों होता है कि बारिश के बाद कुदरत करो। तो बहुत अच्छी हरी भरी दिखने लगती है, हर तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है, मन भी खुश हो जाता है, लेकिन इस डैम्प मौसम में एलर्जी, सिर में चक्कर आने की परेशानी, सुस्ती की शिकायत, वीकनेस, सो के उठने का मन ही नहीं करता है, तो ये सब क्यों होता है? और अगर ऐसा हो रहा है तो क्या करने की जरूरत है? कैसे अपने आप को एक्टिव करें? तो अपने आप को एक्टिव रखने के लिए एक तो ये कहीं ना कहीं से अपना अभ्यास शुरू कर दें। सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम, यहाँ से तो यात्रा शुरू करें। और ये इतना यहाँ से शुरू तो करें। ऐसे कितना अच्छा है ना, इतना भी शुरू कर दिया सूक्ष्म व्यायाम, ऐसे ऐसे इसी से ही पूरा रूपांतरण हो जाता है। ये सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम से यात्रा शुरू करें, और एक बार व्रत ले लें कि भाई अब मैं लाखों लोगों से मिलता हूँ, तो सब बोलते हैं भाई हम सुबह 7:56 पे इंडिया टीवी लगा लेते हैं और साथ साथ योग करना शुरू कर देते हैं। एक आलम्बन मिल जाता है, बहाना मिल जाता है ना। तो जैसे शराबी को दूसरा शराबी मिल जाए तो दोनों पिए बिना बानेंगे नहीं। हाँ, जुआरी को जुआरी मिल जाए, हाँ, तो जैसे दारूड़े के पास बैठ के दारू पिएगा, चुगलखोर के पास बैठ के चुगली करेगा। ऐसे अमित जी, ज्योत्सना, मीनाक्षी जी, स्वामी रामदेव के साथ जो सुबह सुबह जुड़ गया, तो अपनी संगत सुधारे। संगत सुधर गई तो रंगत जीवन में आ ही जाएगी। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है। हाँ, ऐसे ये सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम से यात्रा शुरू करें और धीरे धीरे फिर एक दिन पूरे योग में प्रतिष्ठित हो ही जाएंगे, जो योग वशिष्ठ में कहा है और जो अष्टावक्र गीता में, श्रीमद् भगवद गीता में, योग दर्शन में, पुराणों में कहा है, वेदों में कहा है, वो योग का तत्व हमारे भीतर धीरे धीरे उतरने लगेगा। और जो है संसार उत्तरणे युक्तिर योग शब्देर कथ्यते ताम विद्धि द्विप्रकाराम त्वम चित्तोपशम धर्मिणीम। ये महर्षि वशिष्ठ का वचन कहा मैंने आपसे। तो ऐसे अपने आप को योग में ऐसे ढालते चले जाए धीरे धीरे, व्यायाम, आसन, प्राणायाम, जप तप में, एक दिन पूरा जीवन योग में हो जाएगा। योग युक्त आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव और पूरे जीवन का परिष्कार मेरे भाई अमित जी। जी स्वामी जी, और उसके लिए आलस को त्यागना सबसे जरूरी है स्वामी जी। बिना आलस को त्यागे कुछ भी मुमकिन नहीं है, और धीरे धीरे मतलब आपको संयम रखना पड़ेगा। तो स्वामी जी, कुछ अलग अलग एलर्जीज की भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि एलर्जी को लेकर काफ़ी सारी बातचीत हुई है।
अब जैसे कि साइनस की परेशानी है स्वामी जी, योग के साथ दो कारगर उपाय बताएं ताकि मॉनसून का जो महीना है ये दर्द वाला ना हो और इनके लिए राहत वाला रहे, जो इससे दो चार है स्वामी जी। साइनस के लिए एक तो ये पॉइंट रिंग फिंगर के टॉप पर दबाना, काली मिर्च और बादाम का उपयोग अभी मैंने बताया। ऐसे लक्ष्मी विलास रस बड़ा ज़बरदस्त है, लक्ष्मी विलास और संजीवनी ट्रेडिशनल औषधियों में है, और ये स्वासारी और ब्रोनकोम ये तो हमारी तैयार औषधियों में अप्रतिम है, ये रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड है। और एलर्जी के लिए, छींक के लिए इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। जल नीति सूत्र नीति कोई कर ले, उससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। जल नीति सूत्र नीति, अणु तेल का नस्य, सरसों के तेल का नस्य। ये श्वास को भर करके रोक करके रखें, इससे भी रेस्पिरेटरी सिस्टम बड़ा मजबूत हो जाता है। ऊंचाई, तो ये प्राणायाम तो रोज की दिनचर्या का हिस्सा बना ले तो फिर कोई समस्या ही नहीं रहेगी। योग विमुख होने के कारण से सारे रोग, दुख, दारिद्र्य, नैराश्य, कुंठाएं और स्वामी जी, आप तो जादूगर हैं। विलोम करो। आप तो मन में चल रही हर बात को पहले ही समझ जाते हैं। हम प्राणायाम की तरफ बढ़ने ही वाले थे, क्योंकि बारिश के मौसम में एक जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये कि सांस लेने के लिए हवा बहुत शुद्ध मिलती है। तो ऐसे में जिस अभ्यास प्राणायाम की आपने शुरुआत करा दी है उसे आगे बढ़ाते हुए बताइए कि और कौन कौन से अभ्यास करने चाहिए जिससे इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, एलर्जी से हम बचे रहें और अस्थमा, सीओपीडी, ब्रोंकाइटिस की परेशानी ना हो। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम के साथ बाएं बार बार दाएं से लेना। दाएं नाक सोरी स्वार, दाएं से ले, बाएं से छोड़ो, दाएं से ले, बाएं से छोड़ो। रोक भी सकते बीच में थोड़ा। तो दाएं नाक ये सूर्य स्वर है, और जब दाएं नाक से श्वास अंदर लेते हैं ना तो उससे शरीर में ऊष्मा बढ़ती है। अग्नि सोमात्मकम इदम जगत, पूरे जगत में दो ही शक्ति है, एक सूर्य शक्ति, एक चंद्र शक्ति। इसी को हकार कीर्ति च सूर्य ठकार चंद्र उच्यते सूर्य चंद्र मसोर योगा हठ योगा निगद्यते। और ये सूर्य भेदी प्राणायाम जो है ना, पूरे शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। सूर्य भेदी, जिनकी पित्त की प्रकृति होती है उनको चंद्र भेदी प्राणायाम करना चाहिए। तो कफ की प्रकृति वालों के लिए प्राणायाम परम औषध है। वैसे भी प्राणायाम करने से पूरे 37 इंटेलिजेंस, अष्टचक्र, नवद्वार, भतकुण, 72 10,201 नाड़ियाँ, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, पूरा अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोष, पूरा हमारा जो ताना बाना है शरीर का, ये पूरा ऊर्जा से आप्लावित तो हो जाता है। मेरी बहन ज्योत्सना, अंदर की ज्योति जग जाती, ज्योति से ज्योति जगाओ, सदगुरु परम प्रभु से मिलाओ, परम प्रभु से। स्वामी जी, योग जितना अधिकतम बन पाए उतना करे, पूरी जीवन का रूपांतरण होगा। एक जन्म माँ के कोख से, दूसरा जन्म तो योग से मिलता है। बिल्कुल स्वामी जी, यहाँ इतने भाई बहन बैठे हैं, इन्होंने ऐसे बड़े बड़े रोगों से और योग के जरिए आपने स्वामी जी इतने ज्योत जगाए हैं पूरे दुनिया में। जो ज्योति जगी है ज्ञान की, अच्छे स्वास्थ्य की, उसको अब हमारे रील के जरिए भी आगे बढ़ा रही है तमाम मेरी सहयोगी जो हैं। कभी ज्योत्सना है, कभी ईशा है, कभी मीनाक्षी है, कभी हुसैन है। कभी तो स्वामी आप खुद जी हैं। मैं भी खुद हूँ। तो स्वामी जी, आज हेल्थ रील की बात करते हैं और कौन सा रील है आपको बताते हैं। अब स्वामी जी, आजकल रील का ज़माना है और ख़ासकर फिटनेस से जुड़ी रील्स तो सोशल मीडिया पे भरमार है और जिनमें कई बार सही गलत का फ़र्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आज की रील लेकर आई है
मीनाक्षी, आप भी देखिए और अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दीजिए स्वामी जी। आज एक ऐसे जादुई पत्ते के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपकी बहुत सारी परेशानियों को दूर करेगा। अगर आपको पेट से जुड़ी परेशानियां हैं, आपको खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, खट्टी डकार आती है, पेट में जलन होती है, इसके अलावा सुबह आप फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं, साथ ही अगर आपका बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है, आपको जोड़ों में दर्द है, आपके मुंह से बदबू आती है या फिर रात को आप सो नहीं पाते हैं, तो इन सारी परेशानियों का एक समाधान है और वो है पान का पत्ता यानी कि बीटल लीफ। अगर रोज रात को खाना खाने के बाद एक पान का पत्ता आप चबा चबा कर खाएंगे तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आपको याद नहीं रहता है, आपकी याददाश्त कमजोर है, तो उसमें भी ये मदद करेगा। और साथ ही अगर आप दिल के मरीज हैं तो पान का ये एक पत्ता आपकी दिल की परेशानियों को भी दूर करेगा। अब इसमें ऐसी क्या प्रॉपर्टीज हैं जो इसको इतना फायदेमंद, इतना औषधीय बनाता है? दरअसल इसकी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी और जो एंटीऑक्सीडेंट वाली प्रॉपर्टी है वो इसे इतना फायदेमंद बनाती है कि बहुत सारी बीमारियों का समाधान सिर्फ एक इस पान के पत्ते में छिपा है। वाह, खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। स्वामी जी, मैंने मीनाक्षी बोला था लेकिन ये तो ज्योत्सना लेकर आई है पान। आप क्या कहेंगे? दिमाग के लिए, नसराड़ियों के लिए, पेट के लिए बहुत अच्छा, लेकिन पान में कभी भी चूना मत लगाना। लोग पान में भी चूना लगा के खाते हैं। वो थोड़ा चूना वैसे तो कैल्शियम की पूर्ति करता है और कलर भी देता है, लेकिन उसमें जब चूने के साथ तम्बाकू भी लग जाता है, सुपारी भी लग जाती है, फिर वो कैंसर भी देता है। तो तम्बाकू मत लगाना, चूना मत लगाना ज़्यादा। क्या लगाना? थोड़ा सा गुलकंद लगा लेना इसमें, थोड़ा गुलकंद, एक छोटा सा इलायची का दाना, छोटी सी लौंग, थोड़ा काली मिर्च और सौंफ लगा लेना, तो ये और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। और ये तो पान के बारे में बताया। और नाभि में ये पाचन के लिए, तो आपने पान का तो बताया, नाभि में तेल लगा लेना कोई भी, या घी लगा लेना, बादाम रोगन लगा लेना, इससे तो 100 बीमारियां दूर हो जाती हैं। अब अगला प्रश्नकाल शुरू कर दो जी। ऐसे ऐसी हेल्थ रील तो रोज बताते ही रहते हैं आप। स्वामी जी, सवालों की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल महाराष्ट्र नागपुर से गीता सोनेकर का है। सवाल अपनी माता जी के लिए पूछ रही हैं जिनकी उम्र 70 साल है, रीढ़ की हड्डी गल रही है, हार्ट की भी प्रॉब्लम है, उपाय जानना चाह रही हैं। तो हार्ट के लिए तो अर्जुन की छाल, दालचीनी, कार्डियोग्रेट, खाली पेट, हृदयामृत खाने के बाद, और रीढ़ की हड्डी जो गल रही है, कमज़ोर हो रही है, उसके लिए एक तो मिनट्स का सेवन करें। दूध में हल्दी, शिलाजीत और लाक्षादी गुगुल लेना शुरू कर दें। हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादी गुगुल एक एक, और योगराज या महायोगराज गुगुल एक एक ले लें। खाली पेट पिरानिल गोल्ड ले लें। पूरी रीढ़ की हड्डी वापस रिजिवनेट हो जाएगी। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस पी लें। अंकुरित थोड़ा मेथी या अंकुरित जो है मेथी के साथ साथ एलोवेरा, मेथी और हल्दी की सब्जी भी, एटीएम की सब्जी बना के मिलेट्स की रोटी के साथ खा ली, तो पूरी हड्डियाँ कितनी गली सड़ी हो, पूरा का पूरा कंकाल तंत्र भी कंगाल हो गया, स्केलेटन सिस्टम पूरा ध्वस्त हो गया, वो भी अच्छा हो जाएगा। ऑस्टोब्लास्ट ऑफ क्लासेस, बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन, ऑस्टोपेनिया, ऑस्टोपोरोसिस भी अच्छा हो जाएगा। अगला प्रश्न आप ले लो। ये बहुत लोगों की समस्या, करीब 80% लोग इससे पीड़ित रहते हैं बड़ी उम्र में, वो ठीक हो जाएगी। जी स्वामी जी, अगला सवाल चेन्नई से है सविता थापा का। उनका सवाल है कि उनके बेटे को फ्लैट फुट की परेशानी है जिससे पैरों में उनके बहुत दर्द रहता है। बच्चा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाता और बिना सर्जरी के उपाय वो जानना चाहती है। फ्लैट फुट के लिए तो बेस्ट है, चलो खड़े हो जाओ। हाँ, ये है ताड़ासन, 10-20 बार इसी को कर लो, इससे फ्लैट फुट अच्छा हो जाता है। हाँ देखो ऐसे। और फुट ड्रॉप भी बहुत लोगों को होता है, वो तो बैठे बैठे पैर आगे पीछे दबाने से भी ठीक हो जाता है। उसमें तो हम न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट भी देते हैं। फ्लैट फुट में तो खाली बस दूध दही का प्रयोग और मिलेट्स का प्रयोग, बस इतना और कर ले। नहीं तो ये फ्लैट फुट, ये फिटनेस में तो बाधा है ही, ये बड़ी उम्र में फिर पैरों में तकलीफ देता है और हमारे सौंदर्य को भी ख़राब करता है। देखो ऐसे होने चाहिए, पैर कर्व होना चाहिए, है ना। ये हमने बचपन में किया ताड़ासन और गरुड़ासन, तो हमारा तो ठीक हो गया और उनको भी ठीक हो जाएगा जी। तो सेहत से जुड़े अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो झटपट अपने सवालों को 9350593505 हमारा नंबर है, उस पर भेज दीजिए और स्वामी जी आपके हर सवाल का देंगे जवाब, आपकी परेशानी का होगा निदान। स्वामी जी, अब इसी के साथ आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम स्वामी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम।